आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी का बड़ा इल्जाम, बोले कश्मीर में मसाजिद और खतीबों पर निगरानी, दस्तूर और आज़ादी मजहब पर हमला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर से रकुन पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से मंगल को इल्जाम लगाया गया है कि कश्मीर में मसाजिद और दीनी खुतबा देने वालों पर पुलिस और खुफिया इदारों की निगरानी, दस्तूर की खिलाफ वर्जी है और आज़ादी मजहब पर भी सीधा हमला है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से कहा गया है कि मसाजिदों के खतीबों की मालूमात जमा करना और दीनी मकामात पर सख्त निगरानी कोई भी आम इंतजामी कदम नहीं है, बल्कि एक वस्से नजरियाती मंसूबे का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक खास दहनी पसंद सोच का प्रोजेक्ट है जो कि उन मजहबों को काबू में लाना चाहती है जो कि आरएसएस के नजरिए से मुताबिकत नहीं रखते। आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी का यह कहना है कि ये मामला सिर्फ अमन और कानून का नहीं है। दस्तूर हर शहरी को बगैर खौफ अपना मजहब अदा करने और फैलाने का हक देता है। निगरानी, दबाव और दीनी रिवायात को कंट्रोल करने की कोशिश दस्तूरी हकूक की खुली खिलाफवर्जी है। अगर रुहुल्लाह ने सवाल किया है कि जब रियासत के पास पहले ही शहरियों का बहुत सा डेटा मौजूद है तो फिर मजीद निगरानी की आखिर क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि आपके पास आधार है, तमाम तफसीलात हैं। अगर आप किसी खास मजहब से जुड़े हैं तो अफराद को अलग से निशाना बना कर सकते हैं और सख्ती भी कर सकते हैं, तो ये धौंस जमाने की कोशिश लगती है। उन्होंने खबरदार किया है कि इस तरह की निगरानी आगे चलकर दीनी उमूर में सीधी मुदाखलत बन सकती है। उन्होंने खबरदार किया कि इस तरह की निगरानी आगे चलकर दीनी उमूर में सीधी मुदाखलत बन सकती है और कल को मसाजिदों के खतीबों को बताया जा सकता है कि आप क्या बयान करेंगे और क्या नहीं करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि मजहब के नाम पर भी और उसके काम को ही काबू में लाया जा रहा है। आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से कहा गया कि पुलिस, सीआईडी, खुफिया वाहदातें और नीम फौजी दस्ते, नीम फौजी कुव्वतें पहले ही अपने निगरानी निज़ाम रखती हैं, इसलिए दीनी इदारों को अलग से निशाना बनाना एक खतरनाक पैगाम देता है। बयान के दौरान ही उन्होंने बैनुल-अक़वामी मामलात पर भी सीधा हवाला दिया है और मगरबी कुव्वतों पर जमहूरियत और इंसानी हकूक के हवाले से दोहरे मियार अपनाने का इल्जाम लगाया है। अगर रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से खासतौर पर ईरान और गाजा का जिक्र करते हुए कहा कि खुद मुख्तार ममालिक के अंदरूनी मामलात में बाहरी दखल अंदाजी नाजायज है। इसके साथ ही रुहुल्लाह मेहदी ने श्रीनगर के गिरदो नवा के मकामी मसाइल पर भी तवज्जो दिलाई, खासतौर पर कचरा फेंकने का पुराना मसला। उन्होंने कहा कि आबादी के बीच और पानी के एक जरिए के करीब कचरा डालना इंसानी वकार और माहौलियाती कवानीन दोनों के ही खिलाफ है। अगर रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से कहा गया कि ये कचरा सालों में पहाड़ जैसा बन चुका है। ये न सिर्फ इंसानी हकूक के खिलाफ है बल्कि कानून के भी खिलाफ है। रुहुल्लाह मेहदी ने वाज़ेह किया है कि वो मुंतखब हुकूमत और इंतजामिया से कचरा बंदोबस्त, डंपिंग साइट की तब्दीली और मुतासिर पानी के जरिए की बहाली पर भी जवाब तलब करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो हुकाम और मकामी बाशिंदों के साथ बैठकर इस मसले को हल करने को तैयार है ताकि लोगों के हकूक महफूज रह सकें। इस तमाम मामले पर इंतजामिया की जानिब से फिलहाल तक कोई भी फौरी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। नहीं, ये न सिर्फ डेली आफ्टरमाथ है, ये एक पर्टिकुलर राइट विंग आइडियोलॉजी जो इस मुल्क में इस निज़ाम को चला रही है, ये उसका प्रोजेक्ट है और सीधे लगता है कि ये कंट्रोल करना चाहते हैं दूसरे मज़ाहिब को जो उस आरएसएस की राइट विंग आइडियोलॉजी के साथ मुवाफिक नहीं है। इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर मज़हब और हर मज़हब से वाबस्ता लोगों को उनके मज़हब पे फ्रीली और बिला खौफ अमल करने की गारंटी और राइट है। इस तरह की सर्वेलेंसेस, इस तरह की इंटिमिडेशन, इस तरह का कंट्रोल, उस फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस पे इन्फ्रिजमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जाती है। तो और इस रियासत में जब पहले से ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, उनके सिक्योरिटी लेयर्स है, सर्वेलेंसेस है, यहाँ पे आईबी भी काम करती है, सीआईडी भी काम करती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी काम करती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की अपनी सर्वेलेंस लेयर्स है। अच्छा, जिन इंडिविजुअल्स के बारे में डिटेल्स मांगे जाते हैं, एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगे जाते हैं, उनके डिटेल्स बहैसियत सिटीजन पहले ही आपके पास है, आधार कार्ड आपके पास है, आपके पास उनके हर एक तरह के डिटेल है। अब एक ख़ास मज़हब से लेके ख़ास मज़हब से वाबस्ता कुछ लोगों को जो उस मज़हब की तबलीग करते हैं, इस तरह से आप एक्स्ट्रा लेयर ऑफ जो है सर्वेलेंस के दायरे में लाएंगे। इससे सीधे लगता है कि उनको डराने की कोशिश है। दूसरा, उस मज़हब की प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने की कोशिश। मस्जिदों के खतीबों को कहा जाएगा कि अब जो बीजेपी का फरमान के हिसाब से जो खुतबा होगा वही पढ़ा जाए। आरएसएस उनके लिए खुतबा भेजा करेगी जुम्मे के दिन कि इस तरह का खुतबा पढ़ा जाए और इस तरह का खुतबा पढ़ने की इजाज़त नहीं है। तो फंक्शनिंग ऑफ द रिलीजन, उसको कंट्रोल में लाए, ये उस तरह की कार्रवाई मुझे लगती है।
इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। दहशतगर्दी पर सख्त कदम उठाते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ममनुआ तंजीमों से रवाबात पर 5 सरकारी मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया। जम्मू और कश्मीर में अंदरूनी निजाम से चलने वाली दहशतगर्दी के जालों के सख्त खिलाफ कदम उठाते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 5 सरकारी मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करने का हुक्म जारी कर दिया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इन अफराद पर ममनुआ दहशतगर्द तंजीमों के साथ फाइल रवाबात रखने का इल्जाम है। फारिग किए गए मुलाजमीन में मोहम्मद इशफाक, जो कि सरकारी स्कूल के उस्ताद हैं, तारिक अहमद राज, जो कि लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन है, बशीर अहमद मीर, जो कि असिस्टेंट लाइनमैन है, फारूक अहमद भट्ट, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लास 4 के मुलाजमीन है, और मोहम्मद यूसुफ कुमार, जो कि सेहत और तिब्बी तालीम के महकमे का ड्राइवर है, वो भी शामिल रहा। हुकूमती अफसरान ने ये बताया है कि मोहम्मद यूसुफ कुमार इस वक्त सेंट्रल जेल श्रीनगर में बंद है और उसे हिजबुल मुजाहिदीन का निशानदही शुदा ओवरग्राउंड वर्कर भी करार दिया गया है। तहकीकात के मुताबिक उसके पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर बशीर अहमद भट्ट से मुसलसल रवाबात थे। वो सरहद पार से मिलने वाली हिदायत पर असला, गोला बारूद और पैसा पहुंचाता था। 20 जुलाई 2024 को गांधरबल पुलिस ने उसे पकड़ा, जहां से एक पिस्तल, गोला बारूद, एक ग्रेनेड और 5 लाख रुपए बरामद हुए। कानून ने असलाहा, धमाका खेज मवाद और UAPA के तहत मुकदमे दर्ज किए गए। तहकीकात में यह भी सामने आया कि उसने स्किम सोरा के करीब 3 लाख रुपए का असला खरीदने में किरदार अदा किया और एम्बुलेंस ड्राइवर की नौकरी को दहशतगर्दी के लिए पर्दा बनाया। फारूक अहमद भट्ट, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मुलाजिम था, उसके बारे में कहा गया है कि उसके हिजबुल मुजाहिदीन से पुराने रवाबात थे। अफसरान के मुताबिक साल 2005 में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर मोहम्मद अमीन बाबा के फरार में भी उसका अहम किरदार रहा। उसने सरकारी गाड़ी का इंतजाम किया और खुद कमांडर को बिजबिहाड़ा से अटारी तक ले गया, जहां से गैरकानूनी तौर पर सरहद पार की रवानगी हुई। खुफिया मालूमात के मुताबिक वो बाद में भी दहशतगर्दों को पनाह, सवारी और मदद देता रहा, जो कि निजाम के अंदर एक संगीन खतरा था। तारिक अहमद राज, जो कि SDH बिजबिहाड़ा में लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन था, उस पर इल्जाम है कि उसने अपनी नौकरी का गलत इस्तेमाल करते हुए हिजबुल मुजाहिदीन से रवाबात बरकरार रखे। अफसरान ने यह बताया है कि वो अपने चाचा कमांडर मोहम्मद अमीन बाबा के जरिए तंजीम से जुड़ा हुआ था। तहकीकात में यह भी साबित हुआ कि साल 2005 में कमांडर के फरार के लिए उसने पनाह और जरूरी सहूलियात फराहम की थी और बाद में भी गुलों और इंतहा पसंदी को भी बरकरार रखने में किरदार अदा किया। मोहम्मद इशफाक, जो कि भद्रवा का रहने वाला है, सरकारी उस्ताद था, उस पर लश्कर तैयबा के कमांडर मोहम्मद अमीन और खुबैब से मुसलसल रवाबात रखने का भी इल्जाम है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वो डोडा में एक पुलिस अफसर के कत्ल की साजिश में भी शामिल रहा और असला की हरकत और दहशतगर्दी के ताउन से जुड़ा हुआ रहा। अप्रैल 2022 में गिरफ्तार होने के बाद से उस पर UAPA के तहत मुकदमा चलाया गया और वो इस वक्त कोट बड़वाल जेल जम्मू में बंद है। अफसरान का कहना है कि उसने अपनी उस्तादी की पोजीशन का गलत फायदा उठाते हुए नौजवानों को गुमराह किया और कैद में होने के बावजूद भी अपनी सोच फैलाता रहा। बशीर अहमद मीर, जो कि गुरेज का असिस्टेंट लाइनमैन था, उसको लश्कर तैयबा का लंबा अरसे से काम करने वाला ओवरग्राउंड वर्कर करार दिया गया। हुकूमती मालूमात में यह भी सामने आया है कि उसने अपनी सरकारी नौकरी का फायदा उठाकर बांडीपुरा गुरेज इलाके में दहशतगर्दों को पनाह दी, उनकी रहनुमाई की और जरूरी सहूलियात भी दी। साल 2021 में उसके घर के अंदर हुई मुकाबलाती कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए थे। बाद की तहकीकात और खुफिया इत्तलात से यह पता चला कि जमानत पर रिहा होने के बाद वो इसी खामोशी से तंजीम की मदद करता रहा। हुकूमती हलकों का यह कहना है कि यह कदम रियासत के निजाम को अंदर से कमजोर करने वाली सोच के खिलाफ रहा है और इससे यह पैगाम दिया गया कि दहशतगर्दी के लिए सरकारी इदारों का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। PDP के MLA वहीदुर रहमान परा ने आर्टिकल 311 के गलत इस्तेमाल का लगाया इल्जाम। जम्मू कश्मीर में मुलाजमीन की बर्खास्तगी और मसाजिद की प्रोफाइलिंग पर तशवीश का किया इजहार। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा और पुलवामा से MLA वहीदुर रहमान परा की जानिब से जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 311 के गलत इस्तेमाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया है, खासतौर पर आज 5 सरकारी मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करने जाने वाले फैसले पर। वहीदुर रहमान परा ने कहा कि अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई वाज़ेह और मजबूत सबूत मौजूद हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और अगर जुर्म साबित हो जाए तो उसे सजा भी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, लेकिन साफ अल्फाजों में कि बगैर मौके सफाई दिए सरकारी मुलाजमीन को बर्खास्त कर देना काबिल कबूल नहीं है और ये आर्टिकल 311 का खुला गलत इस्तेमाल है।
वहीद परा का ये कहना है कि कानून का तकाजा है कि हर शख्स को अपना दिफा करने का हक दिया जाए और बगैर पूरे अमल अपनाए फैसला लेना इंसाफ के खिलाफ है। इसके साथ ही पीटीपी के रहनुमा ने जम्मू और कश्मीर पुलिस पर भी तनकीद की और मसाजिद और मुसलमानों के दीनी मुकामात की प्रोफाइलिंग पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह अमल बदकिस्मती है और कश्मीर में एक खास बिरादरी और के अंदर ही बेएतमादी पैदा करता है। वहीद रहमान परा ने कहा कि इससे मुल्क भर में गलत पैगाम जा रहा है और कश्मीर में एक ही बिरादरी को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा है कि इस किस्म के कदम न सिर्फ समाजी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि अवाम और इदारों के दरमियान भी फासले बढ़ाते हैं। नौकरियां देने के बदले यहाँ मुलाजिम को टर्मिनेट किया जाता है किसी न किसी बहाने। कभी रिजर्वेशन के हवाले से यहाँ के लोगों को सिस्टम से निकाला जाता है, कभी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। और अब ये नया प्रोसेस है अंडर 311 द मिसयूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अदर्स आर बीइंग यूज्ड टू टर्मिनेट कश्मीरी एम्प्लॉयज। अनफॉर्चुनेट है कि पूरे मुल्क में ये 311 का मिसयूज़ या इस्तेमाल कहीं नहीं किया जाता है, सिलेक्टिवली कश्मीर में किया जाता है। मुझे बताइए ACB के केसेस देखिए, क्या जम्मू में करप्शन नहीं है? पूरे ACB में आप देखेंगे किसी भी जगह सिलेक्टिवली कश्मीर में इस्तेमाल किया जाता है। CBI को सिलेक्टिवली कश्मीर में इस्तेमाल किया जाता है, NIA को, SIA को, SIU को। All institutions are being used against the locals here, and now the Article 311 is also invoked continuously to terminate employees of Kashmir. अगर लोगों की इन्वॉल्वमेंट आप इन्वेस्टिगेट करिए, आप उनको मौका दीजिए, आप उनसे सवाल जवाब करिए, उसके बाद टर्मिनेट करिए अगर उनके खिलाफ कोई चीज़ होती है। ऐसे विदाउट इंक्वायरीज लोगों को टर्मिनेट करना, आई थिंक दिस इज़ सिलेक्टिवली द मिसयूज़ ऑफ आर्टिकल 311 इन जम्मू एंड कश्मीर। और अभी भी काफ़ी ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको टर्मिनेट किया गया जिन्होंने कोई लीगल रिकोर्स नहीं लिया क्योंकि लोग उम्मीद खो बैठे हैं। तो आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट और गवर्नमेंट को एक बार फिर रिकन्सिडर करना चाहिए। इससे जितने फैसले हुए हैं कहीं ना कहीं इट्स सेंडिंग अ मैसेज ऑफ पुशिंग पीपल टू वॉल अगेन। मेरे ख्याल में जो रिलीजियस प्रोफाइलिंग का सिलसिला है हमने शुरू से इसकी मजम्मत की है और ये मुल्क के किसी भी खित्ते में ऐसी प्रोफाइलिंग मस्जिदों या मौलवियों की या हमारे मजहबी इंस्टीट्यूशंस की नहीं हुई है, ना होनी चाहिए। किसी भी मज़हब की नहीं होनी चाहिए, ना हिंदू धर्म के वाबस्ता जो लोग हैं क्रिश्चियनिटी से हो, खासकर मुसलमानों के हवाले से जो मस्जिदों में अब यहाँ पे प्रोफाइलिंग हो रही है, इसमें एक बहुत बड़ा खदशा लोगों में है, परेशानी भी है और इससे लोगों को शक की नज़र से देखा जाता है। एक समुदाय, एक मज़हब के लोगों को अगर हमारे मौलवी साहिबान को मस्जिदों में जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप शक की नज़र से देखेंगे तो दूरियाँ बढ़ेंगी। और सिर्फ इसलिए क्योंकि एक का दुखा वाक़या कहीं पे रिपोर्ट हुए है तो उसका कलेक्टिव रिस्पॉन्स गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा आना एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ, मुझे लगता है ये गलत है और गवर्नमेंट शुड विड्रॉ द सर्कुलर एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोफाइलिंग ऑल्सो। सच प्रोफाइलिंग इज़ डेंजरस and will create a rift among communities. It will also alienate people and push people to wall that कहीं ना कहीं selectively मस्जिदों पर नज़र है, मज़हब पर नज़र है या मज़हब में जो हमारे मौलवी साहिबान हैं, जो हमारे रिलीजियस रहनुमा हैं, उनके ख़िलाफ़ ऐसी शक की सोच बनाना हुकूमत की तरफ से, स्टेट की तरफ से कहीं ना कहीं गलत है। और ये सोच मुझे लगता है किसी न किसी जगह रुकनी चाहिए और हम इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। दिस प्रोसेस नीड्स टू एंड एंड इट शुड नॉट बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बाय द पुलिस। मसाजिद की तफसीली मालूमात पर सवाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने हिदायत के मकसद और इख्तियार पर तशवीश का किया इजहार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन इमरान नबी डार की जानिब से आज कश्मीर में मसाजिद से मुतल्लिक तफसीली मालूमात तलब करने वाली एक हिदायत पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने इस फैसले के मकसद और इख्तियार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये किसी मुंतखब हुकूमत का कदम नहीं लगता बल्कि LG इंतजामिया का फैसला महसूस होता है जिसके तहत ही पुलिस का निज़ाम काम करता है। इमरान नबी डार ने कहा है कि इस किस्म के सवालात का जवाब देना ज़्यादा मुनासिब होता है अगर LG की मुखालफत या फिर खास तौर पर पुलिस इदारे इस पर वजाहत देते हैं क्योंकि ये इदारे इस अमल को चला रही हैं और खबरों के मुताबिक ये हिदायत भी उन्हीं की जानिब से जारी की गई है। उन्होंने कहा कि हम भी यही जानना चाहते हैं कि ऐसा हुक्म आखिर क्यों दिया गया और इसके पीछे की आखिर क्या वजह रही है। तशवीश का इजहार करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने सवाल उठाया कि जब पहले ही बीट पुलिस के पास अपने इलाकों की मुकम्मल मालूमात मौजूद रहती है जिसमें कि मसाजिद की तफसीलात भी शामिल होती है तो फिर नई और इतनी गहरी मालूमात इकट्ठी करने की आखिर क्या जरूरत है।
انہوں نے اس نئے سوال نامے کو بھی انتہائی پریشان کن قرار دیا اور کہا کہ اس میں انتظامیہ، مؤذن اور امام بھی شامل ہیں جو کہ نماز کی قیادت اور مسجد کے معاملات دیکھتے ہیں۔ عمران نبی ڈار نے مسجد کی زمین سے متعلق سوالات پر بھی سخت اعتراض کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مسجد کس قسم کی زمین پر بنی ہے، شاملت، نجی یا پھر ریاستی، اور اس قسم کی تقسیم غلط استعمال کا راستہ کھول دیتی ہے۔ انہوں نے تنبیہ کی ہے کہ ملکی سطح پر جو بھی روایات ہم دیکھ رہے ہیں اس کے تناظر میں خوف ہے، جن میں کی مساجد کو ریاستی زمین پر دکھایا جائے گا، انہیں مستقبل میں گرائے جانے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان نے یہ واضح کیا ہے کہ ابھی تک انہوں نے اس ہدایات کو مکمل طور پر نہیں پڑھا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک اس کے تمام پہلو، جس میں کہ امن و امان کے حوالے سے اور آمدنی کے ریکارڈ سے متعلق اثرات کا جائزہ لے لیا جائے گا، تو پھر ہی اس پر ایک واضح اور مکمل موقف سامنے رکھا جائے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ بولوں گا کہ یہ ڈیسیجن جو ہے یہ گورنمنٹ، جموں کشمیر گورنمنٹ کا نہیں ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے، یہ ڈیسیجن ایل جی سرکار کا ہے، ایل جی کے انڈر ہی پولیس آتی ہے۔ تو بہتر رہتا کہ یہ سوال ایل جی ایڈمنسٹریشن سے پوچھا جائے، خاص کر پولیس جو یہاں پر اس کو مینیج کر رہی ہے، جن کی طرف سے یہ ڈائریکٹیو آیا ہے۔ ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا آرڈر وہ نکال کیوں رہے ہیں سڈنلی، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے۔ اگر آپ آلریڈی اتنے سارے ایریاز میں جیسے بیٹ آفیسرس ہیں، اس کو پوری انفارمیشن ہوتی ہے اپنے ایریا میں، چاہے مسجدیں ہوں، چاہے امامز کے بارے میں ہو، تو اب پھر سے ایک اور نیا ایک سیٹ آف انفارمیشن، نیکسٹ سیٹ آف کوشچنس، جو کہ بہت ہی مجھے لگتا ہے کہ کنسرننگ ہے، جیسا آپ بول رہے ہیں کہ اس میں انتظامیہ کمیٹی انوالوڈ ہے، اس میں مؤذن انوالوڈ ہے، اس میں امام انوالوڈ ہے، جو پیسفلی نماز پڑھاتے ہیں، جو پیسفلی مسجدوں کے افیئرس ہینڈل کرتے ہیں۔ اس طریقے کا آرڈر تھوڑا باعث کنسرننگ ہے، اور ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کن وجوہات کی وجہ سے اتنا بڑا ڈیٹیلڈ ایک کوشچنیئر نکلا ہے۔ اور جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی جانب سے جماعت 10ویں کا نتیجہ صبح 10 سے 11 بجے اور جماعت 12ویں کا دوپہر 2 بجے کے بعد جاری کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ جموں و کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی جانب سے ایک ذمہ دار افسر نے یہ بتایا ہے کہ کلاس 10ویں کے امتحان کا نتائج بدھ کو صبح 10 بجے سے 11 بجے کے درمیان جاری کر دیے جائیں گے۔ افسر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ویب سائٹ پر نتیجہ اپلوڈ کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے، اس لیے کوئی بھی بالکل مقرر وقت دینا ممکن نہیں ہوگا، لیکن کوشش یہی ہے کہ نتیجہ اس وقتی دورانیے میں ہی جاری کر دیا جائے۔ انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جماعت 12ویں کے امتحان کا نتیجہ جماعت 10ویں کے بعد ہی جاری کیا جائے گا۔ بورڈ دونوں نتیجوں کے درمیان 3 سے 4 گھنٹے کا وقفہ رکھے گا۔ افسر کے مطابق جماعت 12ویں کا نتیجہ دوپہر 2 بجے کے بعد ہی جاری ہونے کا امکان ہے۔ بورڈ کے افسر نے یہ کہا ہے کہ نتیجہ جاری کرنے کا تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور طلبہ کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اطمینان کے ساتھ ہی ویب سائٹ پر اپنے نتیجے چیک کریں۔ آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔